नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 3 में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वर्क डन। हाँ, आपने जो वर्क डन मैकेनिक्स में पढ़ा था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में कितना पावरफुल एप्लीकेशन है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि वर्क होता क्या है। फिर हम कोर फॉर्मूलाज और उनकी डेरिवेशन पे आएंगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। फिर आएंगे कॉमन मिस्टेक्स पर जो एग्जाम्स में होती हैं। और आखिर में हम समझेंगे कि वर्क को एक पाथ फंक्शन क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वर्क। तो भाई ये वर्क आखिर है क्या? देखो, इस सेक्शन में हम एक पुल, एक ब्रिज बनाएंगे उस वर्क के बीच में जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है और जो वर्क हम अब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। मैं बता रही हूँ, कोर प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, बस यहाँ कॉन्टेक्स्ट नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्लाइड देखो, बिल्कुल साफ साफ पैरेलल दिखा रही हैं। मैकेनिक्स में आप क्या करते थे, एक फोर्स लगाते थे एक बॉक्स पे और वो dx डिस्टेंस तक मूव करता था। अब थर्मोडायनामिक्स में सोचो, एक सिलेंडर के अंदर गैस है, वो प्रेशर लगा रही है पिस्टन पर। ये प्रेशर हमारा फोर्स के इक्विवेलेंट है और इस प्रेशर की वजह से पिस्टन dx डिस्टेंस मूव करता है। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे प्लेयर्स बदल गए हैं। बिल्कुल, इसको ऐसे ही समझो जैसे आप एक भारी संदूक को धक्का दे रहे हो। जो जोर आप लगा रहे हो वो फोर्स है। अब हमारे सिलेंडर में क्या हो रहा है, अंदर लाखों करोड़ों गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो लगातार पिस्टन से टकरा रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं। उन सबका जो कलेक्टिव पुश है ना, वही हमारा थर्मोडायनामिक फोर्स है, जिसे हम प्रेशर के रूप में मेजर करते हैं। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, इसको दिमाग में बैठा लो। वर्क तभी होगा जब पिस्टन हिलेगा, जब पिस्टन मूव करेगा। अगर आपने पिस्टन को लॉक कर दिया, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तो गैस चाहे कितना भी प्रेशर लगा ले, वर्क डन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सिंपल रूल है, नो मोशन नो वर्क। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये है हमारा फॉर्मूला बैंक। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपको इस पूरे टॉपिक में और खास करके एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा ध्यान देना। तो ये है हमारे 3 कोर इक्वेशंस। सबसे पहला dw इज इक्वल्स टू pdv। ये है इन्फिनिटेसिमल वर्क डन। इन्फिनिटेसिमल मतलब एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम चेंज dv के लिए किया गया वर्क। अब अगर हमें पूरे प्रोसेस के लिए टोटल वर्क निकालना है वॉल्यूम vi से vf तक, तो हम इन सारे छोटे छोटे dw को जोड़ देंगे। और जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला बना w इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम vi टू vf pdv। और तीसरा है एक स्पेशल केस, एक शॉर्टकट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है यानी प्रोसेस आइसोबैरिक है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं w इज इक्वल्स टू pvf माइनस vi। अब इन फॉर्मूलाज को यूज करने से पहले इनके वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो, P क्या है? सिस्टम का प्रेशर, और इसकी SI यूनिट क्या है? पास्कल यानी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। V है वॉल्यूम, इसकी SI यूनिट है क्यूबिक मीटर। dV उस वॉल्यूम में एक छोटा सा चेंज है, और VI और VF हैं हमारे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स। एक बात गांठ बांध लो, यूनिट्स का ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। गलती हुई तो पूरा आंसर गलत। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज सिर्फ और सिर्फ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही वैलिड हैं। अब ये क्या चीज है? क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना ज्यादा धीरे धीरे होता है कि सिस्टम हर कदम पर, हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम में रहता है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, लेकिन पिस्टन पे एकदम से वेट नहीं रखा, बल्कि रेत का एक एक दाना 1 by 1 डाल रहे हो। इतना स्लो, इतना कंट्रोल्ड। ओके, अब हम आ गए हैं इस लेक्चर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 3, डिराइविंग द pdv फॉर्मूला। ये डेरिवेशन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इसलिए हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करना। हम इसको बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से, जीरो से बिल्ड करेंगे। तो स्टेप 1, हम शुरुआत करेंगे वर्क की सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन से, जो हमने मैकेनिक्स में सीखी है। एक बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन यानी dw क्या होता है? सिंपल, फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय दैट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है dw इज इक्वल टू f dx। ये हमारी नींव है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। हमारा अगला काम है इस फोर्स के मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को थर्मोडायनामिक्स की भाषा में ट्रांसलेट करना। और इनके बीच का ब्रिज कौन है? प्रेशर।
हम जानते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। गैस जो पिस्टन पर फोर्स F लगा रही है वो हो जाएगा प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय पिस्टन का एरिया A, यानी F इज इक्वल टू P इंटू A। स्टेप 3 बहुत ही सीधा साधा है। हमने जो अभी स्टेप 2 में फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला है P इंटू A, उसको हम सीधा स्टेप 1 की वर्क इक्वेशन में डाल देंगे। हमारी इक्वेशन थी dW इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, अब वो बन जाएगी dW इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू dx। देखा, हम अपने फाइनल फॉर्मूला के बहुत करीब आ रहे हैं। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, स्टेप 4। यहाँ थोड़ा ज्योमेट्री का यूज होगा। हमारी इक्वेशन में जो टर्म है A मल्टीप्लाइड बाई dx, जरा उसको देखो। A क्या है? पिस्टन के फेस का एरिया, और dx क्या है? वो छोटी सी हाइट जो पिस्टन मूव किया, और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वॉल्यूम। इसका मतलब A मल्टीप्लाइड बाई dx असल में पिस्टन की मूवमेंट से पैदा हुआ छोटा सा नया वॉल्यूम है, और इसको हम कहते हैं dV। तो बस अब सब कुछ जोड़ दो। स्टेप 5, हमारी पिछली इक्वेशन थी dW इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई A इंटू dx, और हमने अभी देखा कि A इंटू dx तो dV के बराबर है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और हमें मिल गई हमारी फाइनल एलिगेंट और सबसे फेमस इक्वेशन dW इज इक्वल्स टू PdV। लो जी, हो गया डिराइव। लेकिन रुको, एक बात याद रखना, ये जो W है ये तो प्रोसेस के बस एक छोटे से स्टेप का वर्क है। हमें तो पूरे प्रोसेस का टोटल वर्क निकालना है। जब वॉल्यूम VI से बदलकर VF हो जाता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे अनंत छोटे छोटे वर्क के टुकड़ों को जोड़ेंगे, और इस कंटिन्यूस जोड़ने के काम के लिए IY एडिशन थोड़ी यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास स्पेशल टूल है, इंटीग्रेशन। इसलिए टोटल वर्क W हो जाता है इंटीग्रल ऑफ PdV। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। समझ लो हमने एक औजार बना लिया। अब सेक्शन 4 में हम सीखेंगे कि इस औजार को इस्तेमाल कैसे करना है। हम एक रियल एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज पे मास्टरी हासिल करनी होगी, साइन कन्वेंशन। अगर इसमें गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, चाहे कैलकुलेशन सही हो। ध्यान से सुनो, जब गैस एक्सपैंड होती है, जब फैलती है, तो सिस्टम आसपास की सराउंडिंग्स पर काम कर रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। याद रखो, एक्सपेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव। चलो, ये रहा हमारा एग्जाम्पल प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको साफ साफ लिख लो। हमें क्या बताया गया है? प्रोसेस है गैस एक्सपेंशन, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर। इनिशियल वॉल्यूम VI है 0.5 क्यूबिक मीटर्स, फाइनल वॉल्यूम VF है 1.0 क्यूबिक मीटर्स, और कांस्टेंट प्रेशर P है 1 ATM। लेकिन हम ATM में काम नहीं करते, हम इसको तुरंत SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अब अगला स्टेप, सही फॉर्मूला चूज करना। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम समझ गए कि ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसका मतलब हमें लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हम अपना सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू PVF माइनस VI। चलिए अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यूज को ध्यान से फॉर्मूला में डालते हैं। इक्वेशन बनेगी W इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 1.0 माइनस 0.5। हमेशा डबल चेक करो कि सारी यूनिट्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं। यहाँ सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है तो आगे बढ़ सकते हैं। और अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 0.5। इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.505 इंटू 10⁵ जूल्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 5.05 इंटू 10⁴ जूल्स। अब एक चीज नोटिस करो, आंसर पॉजिटिव आया है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोसेस एक्सपेंशन का था, जो हमारे साइन कन्वेंशन से मैच करता है। ये एक अच्छा सैनिटी चेक है कि हमारा आंसर आमतौर पे ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, और मैं कहूंगी कि एग्जाम के नंबरों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हम उन कॉमन ट्रैप्स, उन गलतियों की बात करेंगे जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं, ताकि आप उनसे बच सको। तो ये है टॉप 3 एग्जाम ट्रैप्स। पहला, यूनिट कंफ्यूजन। याद रखो, प्रेशर हमेशा पास्कल्स में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर या बार में नहीं। दूसरा ट्रैप, जीरो वर्क कंफ्यूजन।
बहुत से स्टूडेंट्स अलग-अलग प्रोसेसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो, वर्क डन 0 होने की गारंटी सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस में होती है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। और तीसरा ट्रैप है पाथ को इग्नोर करना, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। ये स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करेगी। आइसोकोरिक वर्सेस आइसोथर्मल। फर्क इनके नाम में ही छुपा है। आइसोकोरिक में कोरिक का मतलब वॉल्यूम से है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, और अगर dV 0 है तो PdV भी 0 होगा, इसलिए वर्क डन 0। दूसरी तरफ आइसोथर्मल में थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन वॉल्यूम तो बदल सकता है ना, और अगर वॉल्यूम बदलेगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा। इसे कंफ्यूज मत करना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेक्शन पर, वर्क अ पाथ फंक्शन। यहाँ हम समझेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में आप मंजिल तक कैसे पहुंचे, वो रास्ता, वो जर्नी अक्सर मंजिल से ज्यादा मायने रखती है। ये एक क्लासिक थियोरी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। प्रूव करो कि वर्क डन एक पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसका जवाब कोई कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है जो एक खास विजुअल टूल पर निर्भर करता है, PV डायग्राम। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको हमेशा के लिए याद रखना है। एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर प्रोसेस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो उस प्रोसेस के दौरान किए गए वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से कहता हूँ, एरिया अंडर द PV कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन। तो प्रूफ के लिए इमेजिन करो कि आपको इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B तक जाना है। PV डायग्राम पर आप एक सीधा रास्ता ले सकते हो या फिर एक घूमकर अलग रास्ता ले सकते हो। ये दो अलग अलग कर्व्स होंगे जो A और B को जोड़ेंगे। अब आप खुद देखकर बताओ, क्या इन दो अलग अलग रास्तों के नीचे का एरिया सेम होगा? बिल्कुल नहीं। लॉजिक बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। स्टेट A से स्टेट B तक जाने के अलग अलग रास्ते मतलब कर्व के नीचे अलग अलग एरिया, और अलग एरिया मतलब अलग वर्क डन। इससे ये साबित होता है कि वर्क सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस खास रास्ते पर डिपेंड करता है जो उनके बीच लिया गया। और यही तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इस पूरे लेक्चर के बाद अब आप समझ गए हो कि एक गैस काम कैसे करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जब गैस एक्सपैंड होती है और काम करती है तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ऐसा क्यों होता है कि एक्सपैंड होने वाली गैस ठंडी हो जाती है? और इस सब में सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी यानी U का क्या रोल है? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे पार्ट 4 में, जब हम सब कुछ एक साथ जोड़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जरिए। ये वो फंडामेंटल लॉ है जो हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को कनेक्ट करता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना और मिलते हैं